Hello student. So we are now starting the third part of the chapter power sharing of political science. Now we will moving in a third part of the chapter accommodation in Belgium. In this part we will study what are the steps taken by the Belgium government to maintain peace in their country. So we'll move to the chapter. Thank you. एकोमोडेशन इन बेल्जियम मतलब बेल्जियम में किए गए सुधार। बेल्जियम के लीडर जान गए थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बेल्जियम में बहुत ज़्यादा रीजनल डिफरेंस और कल्चर डाइवर्सिटी है, तो उन्होंने एक अलग ही पाथ चूज़ किया ताकि वे बेल्जियम में शांति बनाए रख सकें। 1970-1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार सुधार किया, अमेंडमेंट किया, ताकि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वे शांतिपूर्वक रह सके। ये अरेंजमेंट सब लोगों के लिए था ताकि वे अपनी ज़िंदगी एक ही कंट्री में अच्छे से बिता सकें। और उनका ये अरेंजमेंट, उनके द्वारा किया गया ये अरेंजमेंट, अमेंडमेंट या सुधार बहुत ही इनोवेटिंग था। ये जो अरेंजमेंट उन्होंने किया ये काम कर गया उस कंट्री में जो कि बाकी कंट्रियों से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा अलग था। तो आइए जानते हैं कि बेल्जियम मॉडल क्या है, किस तरीके से उन्होंने अपनी कल्चर और रीजनल डाइवर्सिटीज़ को हैंडल किया और एक शांतिपूर्व मतलब पीसफुल कंट्री बन करके उभरा। ठीक है। फर्स्ट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रिस्क्राइब किया कि डच स्पीकिंग और फ्रांस स्पीकिंग जितने भी मिनिस्टर हैं वे इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके। तो केंद्र में जो सरकार है, सेंट्रल जो उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे डच स्पीकिंग और फ्रांस स्पीकिंग जितने भी मिनिस्टर्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, इक्वल सीटें सबको मिलेगी। ठीक है। ये स्पेशल लॉ जो आया, ये स्पेशल जो लॉ था, ठीक है, ये लिंग्विस्टिक जितने भी ग्रुप थे, यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले जो ग्रुप थे, चाहे वो मेजॉरिटी के मेंबर्स हो, वो सबको मानना ज़रूरी था। इसी कारण वहाँ सिंगल कम्युनिटी मतलब कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती और ना ही किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। अगर उनको कोई भी लॉ पास करना होगा या कोई कानून बनाना होगा तो हर भाषा के लोग वहाँ पे होंगे, मतलब डच स्पीकिंग और फ्रांस स्पीकिंग दोनों रहेंगे और दोनों ये डिसाइड करेंगे कि देश की तरक्की के लिए क्या है। भाषा के आधार पे कोई भी कानून ना बन सके। ठीक। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सी पावर्स दी। ठीक है। और उन्हें अधिकार दिया कि वे स्टेट के लिए चाहे कोई भी कानून बना सकते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। वे कोई भी दखलंदाजी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट के कामों में। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। तो इस तरीके से पावर को इक्वली बांटा गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ओके। ब्रुसेल में हमने देखा था, ब्रुसेल में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे और डच स्पीकिंग कम। ठीक है। तो ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया क्योंकि वो वहाँ का कैपिटल था और वहाँ पे भी उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखने के लिए निर्णय लिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि ब्रुसेल में जो भी गवर्नमेंट रहेगी वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, फ्रांस स्पीकिंग भी और डच स्पीकिंग भी। और फ्रांस स्पीकिंग लोगों ने ये चीज़ों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डच स्पीकिंग पीपल्स ने फ्रांस स्पीकिंग पीपल्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था।
ओके, तो इस तरीके से ये 3 सुधार किए गए। इसके बाद चौथा सुधार, मतलब चौथा जो एकोमोडेशन लिया गया ब्रुसेल की गवर्नमेंट के द्वारा, वो था उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई। वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको प्रॉपर कम्युनिटी के लोग जो एक ही भाषा बोलते हैं वे ही चुनेंगे, चाहे वो डच भाषी हो, फ्रेंच भाषा बोलने वाले हो या जर्मन स्पीकिंग पीपल हो, ठीक है। और वे ही डिसीजन लेंगे कि क्या क्या कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है उनका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का हाथ में दे दिया। और वे भी पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप, मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू में इन कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में। तो ये 4 तरीके से बेल्जियम ने अपना सुधार, बेल्जियम ने अमेंडमेंट किया, एकोमोडेशन लाया। देखने पर बेल्जियम जो मॉडल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। पर वहाँ के लोगों के लिए भी यह आसान नहीं रहा कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के अंडर रूल करना और कॉम्प्लिकेशन को ग्रहण करना, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, फिर स्टेट गवर्नमेंट अलग, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग। पर ये अरेंजमेंट आज बहुत अच्छे से काम कर रहा है बेल्जियम में। और वहाँ पे ऐसा कोई भी स्थिति, जैसे सिविल वॉर की स्थिति श्रीलंका में आई, वैसी स्थिति आज तक बेल्जियम में नहीं आई है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो लिंग्विस्टिक लाइन थी और जो डिविजन्स ऑफ कंट्री को, जो मेजर कम्युनिटीज़ थी उनको रोकने के लिए, मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार किया। इसी कारण जो यूरोपियन कंट्री जब साथ में आए, जितने भी यूरोपियन कंट्री है साथ में आए और एक यूरोपियन यूनियन उन्होंने बनाया, तो उन्होंने ब्रुसेल को अपना हेडक्वार्टर चुना। यह हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट ऑफ ब्रुसेल ऑफ बेल्जियम है, ठीक है, जहाँ पे यूरोपियन कंट्री अपना सम्मेलन करते हैं। तो हमने ये 2 कहानियों से क्या सीखा? श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी से हमने क्या सीखा? हमने 2 तरह की डेमोक्रेसी इस चैप्टर में देखी और दोनों की पावर शेयरिंग बहुत ही अलग तरीके से थी, ठीक है। बेल्जियम के जो लीडर है उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि अगर कंट्री में यूनिटी रखनी है, अगर कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना है, तो हमें डिफरेंट कम्युनिटीज़, मतलब दूसरी कम्युनिटी और रीजन को या रीजन की फीलिंग को रिस्पेक्ट देना होगा, उनको एक्सेप्ट करना होगा और उनके साथ पावर को शेयर करना होगा। और ये म्यूचुअल जो अरेंजमेंट है वो आज बहुत अच्छे से काम कर रहा है बेल्जियम में। बल्कि इसके विपरीत श्रीलंका ने बिल्कुल ही उल्टा काम किया। उन्होंने सत्ता मेजॉरिटी के हाथ में थी और माइनॉरिटी को पूरी तरीके से दबाने की या उन्हें रोकने की कोशिश की, और जिसके कारण वहाँ सिविल वॉर की स्थिति आ गई। तो ऐसे में अगर कभी मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी, मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ है, अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके माइनॉरिटीज़ को और बाकी दूसरी छोटी कम्युनिटीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, उन्हें रोकने की कोशिश करेगी और उनके साथ पावर शेयर नहीं करेगी, तो इस स्थिति में कंट्री की यूनिटी को इफ़ेक्ट करेगा और वो देश को बहुत बड़े क्राइसिस में डाल सकता है।
ओके स्टूडेंट, अब हम इस कार्टून को देख कर समझ जाते हैं। ये कार्टून जर्मन गवर्नमेंट का है, ऑलरेडी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो वह यूँ कि जर्मन गवर्नमेंट ने एक नया तरीका निकाला, वो था कोलिशन गवर्नमेंट का, मतलब गठबंधन सरकार। एक्चुअली क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन, वहाँ दो बड़ी पार्टी थी और दोनों ने जब इलेक्शन हुए तो दोनों पार्टी जो है वो प्रॉपर सीटें नहीं ला पाई और गवर्नमेंट नहीं बना पाई। ये दोनों पार्टी एक दूसरे की राइवल थी, दुश्मन थी कई समय से, पर इन्होंने साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, गठबंधन सरकार बनाई, क्योंकि 2005 में किसी को भी मेजॉरिटी की सीटें नहीं मिल पाई इलेक्शन में। और ये जो गवर्नमेंट है, इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से जर्मनी को चलाया, है ना, और जर्मन गवर्नमेंट को रन किया। तो अब हमारे अंदर ये सवाल आता है कि क्या पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है, क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दो अलग अलग रीजन हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। एक तर्क आता है कि पावर शेयरिंग फेवरेबल है कि नहीं। पहला कि पावर शेयरिंग जो है वो अच्छा है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी रिड्यूस कर देता है, मतलब दो सोशल ग्रुप के बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाई झगड़े को, ये बहुत ही अच्छे तरीके से कम कर देता है, ठीक है। ऐसा कोई स्थिति नहीं आती, सिचुएशन नहीं आता कि दो सोशल ग्रुप आपस में लड़ाई झगड़ा करें। पावर शेयरिंग में मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है कि वो रूल करे और अपने लिए कानून बनाए, और उनके द्वारा बनाया गया कानून माइनॉरिटी को के ऊपर इम्पोज करें। पर इस तरह का ऑप्शन सिर्फ शॉर्ट रन के लिए हो सकता है, ये लॉन्ग रन ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे में किसी भी नेशन की यूनिटी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि माइनॉरिटी एक ना एक समय आने पर रिबेल जरूर करेंगी। इसके अलावा मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाते दबाते आपस में भी उलझ सकती है और ख़त्म हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग किया जाए। सेकंड और एक डीपर रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हम ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की कोई अगर आत्मा है तो वो है क्या है, पावर शेयरिंग, क्योंकि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। तो जो पावर है वो शेयर करना, लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट को पावर देना, यही डेमोक्रेसी कहलाती है। और इसके द्वारा ही लोगों की लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती है, उनमें परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि जब किसी के हाथ में पावर होती है तो वो संतुष्ट भाव के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, ठीक है। लोगों को ये पता होगा कि जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है वो उनके भले के लिए है, और उनका अधिकार बनता है कि वे उस पावर का इस्तेमाल करके डिसीजन को बदल सके या उस डिसीजन को मान सके। तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन तभी हो सकता है जब पावर को लोगों के द्वारा या लोगों को बांटा जाए, और इस पावर शेयरिंग के एलिमेंट को ये जस्टिफाई करता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई चीज़ें हैं, प्रिडेंटिवल एंड सेकंड मॉरल। ये दो रीज़न है जिससे पावर शेयरिंग इफ़ेक्टिव है। आपके लिए नया टर्मोलॉजी है। प्रिडेंटिवल मतलब ऐसा कोई रीजन लेना जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, जिसमें लॉस कम हो और मॉरली वो करेक्ट हो। और सेकंड मॉरलफुल भी रीज़न कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग है। प्रिडेंटिवल रीज़न इस कारण क्योंकि ये पावर शेयरिंग
कि पावर शेयरिंग के द्वारा या पावर शेयरिंग करने पर जो उसका आउटकम होता है वो बहुत बेटर होता है, ठीक है। हम ये प्रॉफिटेबल होता है किसी देश के लिए। सेकंड, हम ये कह सकते हैं कि मॉरल रीजन जो होता है वो बहुत ही वैल्यूएबल है पावर शेयरिंग के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। आपके लिए आज का पहला होमवर्क ये है कि इस एग्ज़ाम्पल को आप पढ़ेंगे और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।